Good morning, students. Welcomes you all in the RBS Institute of Nursing, नीमच. Myself रोहित. आज फिर हम बात करेंगे एक नए बिहेवियरल डिसऑर्डर की, डेट इज़ नोन एज टेम्पर टेंट्रम. तो टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? टेम्पर टेंट्रम मीन्स एग्रेसिवनेस. ठीक है, जब बच्चे की डिमांड पूरी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसको, यानी कोई भी अपना एग्रेसिवनेस शो करना है तो वो इस तरीके से अपना गुस्सा दिखाता है. कुछ भी चीज़ आप उसके हाथ में है तो वो फेंक देगा, क्राई करेगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, पैर पटकेगा, इस टाइप की वो एक्टिविटीज़ करता है. यानी एग्रेसिवनेस शो करता है, अपने फिज़िकली अपने आप को इस टाइप से प्रूव करता है. उसको हम बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पर टेंट्रम के इंट्रोडक्शन की. तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? फ्रॉम द एज ऑफ 18 मंथ to 3 years द चिल्ड्रन बिगिन्स टू डेवलप द ऑटोनॉमी एंड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर्स. क्या होता है? 18 से 3 साल तक की एज वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल्फ ऑटोनॉमी वाली फीलिंग्स डेवलप होने लगती है. उनको लगता है कि नहीं, हमको सिर्फ हमको ही करना है. वो आप उसको मना करोगे किसी चीज़ के लिए तो वो उल्टा उसके विरुद्ध जाके वो काम करेगा. ठीक है, और जब आप उसको मना करते हो तो वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा. यानी वो फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, वो एंगर होगा, वो गुस्सा करेगा. सम ऑफ देम, यानी कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो कुछ इस टाइप का बिहेव शो करेंगे, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे, किसी चीज़ के लात मार देंगे, किक कर देंगे, कुछ हाथ में है तो उसको फेंक देंगे, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, हिटिंग एंड हेड बैंगिंग. तो इस टाइप की वो फिज़िकल एग्रेसिवनेस अपने बिहेवियर में शो करते हैं, और उस फिज़िकल एग्रेसिवनेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्पर टेंट्रम. ठीक है, तो ये तो था इसका डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंसिडेंट्स की. आप देख रहे हो कि किस तरीके से बच्चा सिर पटक पटक कर ये रो रहा है, किस तरीके से चिल्लाता है. ठीक है, ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है. इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कॉजेज़ सबसे पहली बात करते हैं पेरेंटल फैक्टर. यानी पेरेंटल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है. यानी पेरेंट्स किस टाइप से उस बच्चे से डील कर रहे हैं, उसको कितना फ्री छोड़ रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक वन ऑफ द मोस्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉज हो सकता है. कि अगर बच्चे से वो एग्रेसिवनेस तरीके से बात कर रहे हैं या ज़्यादा ही लाड प्यार में उसको बिगाड़ रहे हैं तो वो एक कॉज हो सकता है. और चाइल्ड पर्सनैलिटी मतलब कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो उसी टाइप के होते हैं, एग्रेसिव टाइप के होते हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है. और कुछ अदर फैक्टर्स भी उसके हो सकते हैं. प्रेसिपिटेंट फैक्टर्स मतलब कि जिसके कारण वो ऐसा करता हो, जैसे कि अगर उसकी कोई डिमांड्स है, कोई उसकी नीड्स है, वो पेरेंट्स अगर पूरा नहीं करते हैं, वो तो कुछ चीज़ बोल रहा है उसको बाहर जाना है और आप बाहर जाने के लिए मना करते हो, उसको आप बोलते हो कि नहीं घर में ही रुकना है, तो वो चिल्लाता है, चीखता है, इस टाइप की वो एक्टिविटीज़ करता है. उसको खेलने जाना है, आप उसको खेलने के लिए मना करते हो. उसको बाहर जैसे कि किसी अनजान लोगों से आप मिलने के लिए मना करोगे, आप उसको मना करोगे. ठीक है, उसको एकदम स्ट्रेंजर से एंजाइटी होगी तो चिल्लाने लगेगा. तो इस टाइप की क्रिटिसिज्म और वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को शो होने लगी. यानी जिस चीज़ के लिए आप मना करते हो तो वो उसमें एग्रेसिवनेस दिखाएगा. तो ये कुछ आपको उसमें इटियोलॉजिकल यानी कुछ कॉजेज़ उसके आपको शो होंगे. इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की. तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आता है स्क्रीमिंग, बाइटिंग. ठीक है, यानी वो एकदम से आपको देख के आपको मारने लगेगा, हैमरिंग आने लग जाएगा. स्क्रीमिंग मतलब कि चिल्लाना, एकदम से चीखेगा, तेज ज़ोर ज़ोर से चीखने लगेगा. ठीक है, स्टैम्पिंग फीट्स मतलब कि अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटकने लगेगा. थ्रेशिंग आर्म्स को ज़ोर ज़ोर से पटकने लगेगा. ठीक है, किक मारने लगेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर उसके हाथ में है तो उसको एकदम से थ्रो कर देगा. रोलिंग ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से लेटने लगेगा, रोल करने लगेगा. तो इस टाइप के फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे. मैनेजमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो ऑफन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो एज के साथ सीज होने लगते हैं. ठीक है, और रिमूव अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी, ओवर प्रोटेक्शन एंड फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड. यानी आपको उसकी एक तो हर चीज़ में इनसिक्योरिटी आपको थोड़ा सा उसमें रिमूव करनी पड़ेगी. उसको ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन अगर आप रहते हैं, ठीक है, उस टाइप का आपका एटीट्यूड है कि बार बार उसको एकदम बिल्कुल हर चीज़ में आप उसको टोकना ये वो, तो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा. ड्यूरिंग एन अटैक, अगर वो मान लो कि कभी उसको गुस्सा आता है या कुछ ऐसा अटैक करता है तो आपको बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, डेविएटिंग द हिज अटेंशन फ्रॉम द इमीडिएट कॉज एंड चेंजिंग द इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस द टेंट्रम. यानी
आपको क्या करना है कि उसका जो अटेंशन है वो डेविएट करना है, ठीक है, उसको चेंज करना है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना है, ताकि उसका जो गुस्सा है, जो उसका एग्रेसिवनेस है, उसका माहौल चेंज करोगे तो उसका जो एग्रेसिवनेस है वो कम होने लगेगा। पेरेंट्स शुड बी काम लविंग फ्रेम, ठीक है, यानी अपने पेरेंट्स को कैसा रहना है, चाहे वो अगर वो इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी करता है तो एकदम से आपको शांति से उसको प्यार से उसको समझाना है, ताकि उससे क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा कि उसका कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाओगे, ठीक है। और सम टेम्पर टेंट्रम रिजल्ट्स फ्रॉम द चाइल्ड्स फ्रस्ट्रेशन एट फेलिंग टू master a task, and this can be managed by distracting the childs and permitting success in more manageable activities, ठीक है। क्या होता है कि कुछ टेम्पर टेंट्रम्स में क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चे के ऊपर भी, या उसको वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो हम भी गुस्सा करते हैं, तो उस टाइप से हमको उस पर बिहेव नहीं करना है। अगर आप उस टाइप से करोगे तो उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इग्नोरिंग, हम कुछ एक्टिविटीज़ में हमको उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो हमको थोड़ी कुछ टाइम के लिए उसको इग्नोर करना चाहिए। एंड शुड बी हेल्ड टिल दे रीगेन कंट्रोल, और जब तक कि वो एकदम से थोड़ा सा शांत नहीं हो जाता, कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक हमको उसको वापस से नहीं, तभी हमको उसको बोलना चाहिए, यानी उससे पहले हमको उसकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा ही वो उस टाइप का एग्रेसिवनेस शो करेगा। एक और होता है टाइम आउट प्रोसीजर्स। इसमें हम क्या होता है, इन यूजिंग द टाइम आउट प्रोसीजर्स पेरेंट्स शुड नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ आइसोलेशन, यानी बच्चे को हमको क्या करना होता है कि आइसोलेशंस में हमको उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, और वो ताकि अपने आप ही वो अकेला रहेगा, हम उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको उसके हाल में छोड़ देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, तो वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, और वो अपने रेगुलेशंस खुद ही, यानी अपने डिसीजन खुद ही करने लगेगा। ज़बरदस्ती वो इस टाइप से एग्रेसिवनेस शो नहीं करेगा। तो ये तो हुए आपके टेम्पर टेंट्रम की बात, ठीक है। इसके बाद एक और जो बिहेवियरल डिसऑर्डर आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, दैट इज़ नोन एज ब्रीथ होल्ड स्पेल्स। तो ब्रीथ होल्ड स्पेल्स मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चा क्या होता है कि रोते रोते एकदम से अपनी सांस को होल्ड कर लेता है, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिव डिसऑर्डर है, तो रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या करता है बच्चा क्राई करते करते एकदम से गुस्सा होते होते क्या होता है कि वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेता है। तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स आर द रिफ्लेक्टिव इवेंट इन विच typically there is a provoking event that causes the anger, frustration and child starts to cry, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि एकदम का अगर कुछ एंगर होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है तो उनसे क्या होता है कि वो रोने लगता है, ठीक है। स्पेल्स क्या है, स्पेल्स एक रिफ्लेक्टिव, यानी ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स क्या है, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव इवेंट है। इसमें क्या करता है बच्चा अब एकदम से रोने लगता है, एग्रेसिवनेस होता है, और वो रोते रोते क्या होता है कि रोते रोते एकदम से अपनी सांस होल्ड कर देता है, यानी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, इसकी जो एक आध मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए वो सांस को होल्ड कर देता है। उसके कारण क्या होता है, वो इट बिकम्स एपनिक और साइनोटिक और पेल, यानी उसका स्किन का जो एकदम से सांस रोक देगा तो एपनिक हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उसका जो स्किन का जो कलरेशन है वो कैसा हो जाएगा, साइनोटिक हो जाएगा, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाएगा और पेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स का डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस की। तो सीन्स 4 to 5% ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, ठीक है, यानी 4 से 5% जो बच्चों की पॉपुलेशन है उसमें देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, कॉमन इन द चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, 1 से 5 साल तक के बच्चे में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बिगिनस फ्रॉम 18th मंथ ऑफ द एज, यानी कब से आपको देखने को मिलेगा, 18 महीने से के बाद से ही आपको ये आपको शो होने लगेगा। फिर आप देखोगे कॉमन इन द गर्ल्स एंड दोज फ्रॉम द लोअर सोशोइकोनॉमिक स्टेटस और न्यूक्लियर फैमिलीज़, ठीक है, ज़्यादातर गर्ल्स में कॉमन दिखेगा, और जो गरीब परिवार हैं जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल क्लास आपको वीक दिखेगा, उनमें ये चीज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, साइनोटिक और पैलिड। तो
पैलिड और साइनोटिक मतलब कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पैलिड मतलब कि एकदम से वो कैसा हो जाएगा, येलोइश टाइप हो जाएगा। इटियोलॉजी की अगर हम इसकी बात करते हैं तो पेरेंटल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं और प्रेसिपिटेंट्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पेरेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पेरेंटल फैक्टर्स मतलब कि अगर पेरेंट्स उसको अच्छे से डील नहीं करते हैं और पेरेंट्स किस टाइप से बिहेव करते हैं, उनका क्या नेचर रहता है, तो वो चीज़ भी इसमें शो होगी। अदर फैक्टर्स कुछ और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिपिटेंट फैक्टर्स मतलब कि अगर उसकी कोई बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, किसी पर्टिकुलर किसी रीज़न की वजह से वो रोता है और कुछ होता है तो उसकी वजह से वो ब्रीथ होल्ड करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेंट्स फैक्टर। क्लिनिकल फीचर्स में आप देख ही रहे हो किस तरीके से वो होल्ड कर रहा है, मुंह खोल के एकदम से अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेता है, इस टाइप से वो शो होता है, एकदम से रोते रोते चिल्लाता है, क्राइंग करता है, अपने आप को एकदम से इस टाइप से शो करता है और एकदम से एपनिक हो जाता है और अपनी ब्रीथ को रोने लगता है और उसकी स्किन का जो कलर है वो डिस्कलरेशन टाइप हो जाता है और साइनोटिक हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट है और नॉन फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट दोनों इसके हैं, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि इमीडिएट मेजर्स, यानी कि आप तुरंत या तो उसको, जैसे कि अगर वो इस टाइप से करता है तो तुरंत आप उसको एकदम से मेजर्स ले लो, उसी टाइम पे एकदम से उसको वो चीज़ दे दो तो वो एकदम से नहीं करेगा, रोएगा नहीं, तो वो ब्रीथ होल्ड नहीं करेगा। या फिर आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स मतलब कि उसको धीरे धीरे करके किसी चीज़ के लिए समझा रहे हो, और या तो फिर उसके पेरेंट्स को पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंट्स को एजुकेशन हमको देनी है कि नहीं, आपको इस तरीके से उससे डील नहीं करना है, उसको प्यार से और हर चीज़ समझाना है। तो ये था आपका ब्रीथ होल्ड स्पेल्स। तो ये दो हमने आज बिहेवियरल डिसऑर्डर पढ़े, टेम्पल टेंट्रम और ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, ठीक है। तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स और टेम्पल टेंट्रम दोनों बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आज आपने पढ़े। थैंक यू सो मच।